29 जनवरी को बगदाद का बाकायदा मुहासरा शुरू हुआ। चीनी इंजीनियरों की तैयार करदा मंजनीकों ने शहर की फसील पर बारूद और आग बरसाना शुरू कर दी। बगदाद के शहरियों को ऐसा लगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो। मंगोलों ने धुएं के बम और लोहे की ट्यूबों में भरे बारूद का इस्तेमाल किया, जिससे अब्बासी फौज पहले कभी वाकिफ न थी। महज चंद दिनों की बमबारी के बाद 4 फरवरी तक मंगोलों ने शहर की मशरक़ी दीवारों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1000 से 1200 ईस्वी के दरमियान बगदाद की आबादी 10 लाख तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 13वीं सदी के वसत तक खिलाफत अब्बासिया अपनी शान और शौकत खोकर जवाल का शिकार हो चुकी थी। सल्तनत छोटे टुकड़ों में बंट चुकी थी और खलीफा की ताकत महज अलामती रह गई थी। इस कत्लेआम के बाद शहर में बीमारियां और वबाएं फूट पड़ीं, क्योंकि सड़कों पर लाशों के ढेर थे और पीने का पानी लाशों के सड़ने की वजह से जहरीला हो चुका था। जदीद तहकीक बताती है कि ये वबाएं मंगोल अपने साथ एशिया से नहीं लाए थे, बल्कि ये मुहासरे की खौफनाक हालत, भूख और आलूदगी का नतीजा था। तारीख़ इंसानी में कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी रसना बंद नहीं करते। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसे शहर का जो सदियों तक दुनिया के इल्म, हिकमत और दौलत का मरकज़ रहा, और फिर महज चंद दिनों में वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। 1258 ईस्वी में मंगोलों के हाथों बगदाद की तबाही एक ऐसा ही सानहा था। ये कहानी है खिलाफत अब्बासिया के खात्मे की। ये कहानी है सुकूत बगदाद की। बगदाद की बुनियाद 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र अल मंसूर ने रखी थी। चंद ही दहाइयों में ये दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा, जहां हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, साइंसदान और मुफक्किर खिंचे चले आते थे। खलीफा हारूनुर रशीद और उनके बेटे मैमूनुर रशीद ने यहाँ बैतुल हिकमत कायम किया, जो आज की ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरह एक अजीम अकेडमी और कुतुबखाना था। यहाँ यूनानी, फारसी, सिरियानी और संस्कृत ज़बानों के उलूम का अरबी में तर्जुमा किया जाता था। 1000 से 1200 ईस्वी के दरमियान बगदाद की आबादी 10 लाख तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 13वीं सदी के वसत तक खिलाफत अब्बासिया अपनी शान और शौकत खोकर जवाल का शिकार हो चुकी थी। सल्तनत छोटे टुकड़ों में बंट चुकी थी और खलीफा की ताकत महज अलामती रह गई थी। 1258 ईस्वी में बगदाद पर 37वीं अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला की हुकूमत थी। खलीफा मुस्तासिम को मंगोल खतरे का अंदाज़ा न था। उसका ख्याल था कि मराकिश से लेकर ईरान तक पूरी दुनिया के मुसलमान बगदाद को बचाने आएंगे। मजीद बरां, बगदाद के शिया वज़ीर इब्नुल अलक़मी और खलीफा के दरमियान इख्तलाफात थे, और तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इब्नुल अलक़मी ने खलीफा को फ़ौज कम करने का मशवरा दिया और मंगोलों के साथ खुफिया ख़त्तो किताबत करके उन्हें हमले की तरग़ीब दी। खलीफा मुस्तासिम ने ना तो अपनी फ़ौज जमा की, ना शहर की दीवारों को मजबूत किया, और ना ही मंगोलों के मुतालिबात को संजीदगी से लिया। दूसरी जानिब मंगोल सल्तनत के हुक्मरान मोंगो खान ने 1251 ईस्वी में अपने भाई हलाको खान को हुक्म दिया कि वो अब्बासी खिलाफत को ज़ेर करे। हलाको खान की क़यादत में ये मंगोलों की जानिब से भेजी गई सबसे बड़ी फ़ौज थी, जिसकी तादाद का तखमीना 1,38,000 से लेकर 3 लाख तक लगाया गया है। इस खौफनाक फ़ौज में सिर्फ मंगोल ही नहीं थे, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया के मसीही फ़ौजी भी शामिल थे, जो मुसलमानों से सलीबी जंगों का बदला लेने के लिए बेताब थे। इसके अलावा चीनी इंजीनियरों का एक ख़ास दस्ता भी इस फ़ौज का हिस्सा था, जो मंजनीक़ें बनाने और बारूद के इस्तेमाल में माहिर था। हलाको खान ने खलीफा को ख़त लिखा कि वो बग़ैर जंग के हथियार डाल दे, लेकिन खलीफा मुस्तासिम ने मग़रूराना अंदाज में हलाको को नौजवान और जाहिल करार दिया और धमकी दी। हलाको खान का सब्र जवाब दे गया और उसने बगदाद पर हमले का फैसला कर लिया। हलाको खान ने बड़ी हिकमत अमली से बगदाद को घेरे में ले लिया और दिजला के दोनों किनारों पर फ़ौज तैनात कर दी। साथ ही दरिया पर पुल बना दिए गए ताकि कोई फरार न हो सके। जनवरी 1258 ईस्वी के वसत में खलीफा के सिपह सालार ने 20,000 प्यादा फ़ौज के साथ मंगोलों के हर अव्वल दस्ते पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन मंगोलों ने रात की तारीकी में दिजला की नहरों के बंद तोड़ दिए। पानी ने अब्बासी फ़ौज के कैंप को डबो दिया। हज़ारों फ़ौजी गरक हो गए और जो बच्चे वो अगली सुबह मंगोलों की तलवारों का निशाना बने। 29 जनवरी को बगदाद का बाकायदा मुहासरा शुरू हुआ। चीनी इंजीनियरों की तैयार करदा मंजनीकों ने शहर की फसील पर बारूद और आग बरसाना शुरू कर दी।
بغداد کے شہریوں کو ایسا لگا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ منگولوں نے دھوئیں کے بم اور لوہے کی ٹیوبوں میں بھرے بارود کا استعمال کیا، جس سے عباسی فوج پہلے کبھی واقف نہ تھی۔ محض چند دنوں کی بمباری کے بعد 4 فروری تک منگولوں نے شہر کی مشرقی دیواروں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ مایوسی کے عالم میں خلیفہ نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن ہلاکوں نے انکار کر دیا۔ بالآخر 10 فروری کو خلیفہ مستعصم باللہ نے شہر کے دروازے کھول کر ہتھیار ڈال دیے۔ 13 فروری کو ہلاکو خان نے اپنی فوج کو بغداد میں داخل ہونے اور قتل عام اور تباہی کا حکم دیا۔ اگلے 1 ہفتے تک جو ہوا، تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکی۔ مورخین کے محتاط اندازے کے مطابق 90,000 سے لے کر 20 لاکھ تک لوگ بے دردی سے ذبح کیے گئے۔ ہلاکو خان نے خود فرانس کے بادشاہ کو لکھے گئے خط میں 2 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے عوام کا قتل عام اور اپنے خزانوں کی لوٹ مار اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو طعنہ دیا کہ تم نے ان ہیروں اور خزانوں سے اپنی فوج کے لیے تلواریں کیوں نہیں بنائیں؟ چونکہ منگولوں کے عقیدے میں کسی بادشاہ کا خون زمین پر گرنا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے 20 فروری کو خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کچل کر مار دیا گیا۔ منگولوں نے مساجد، محلات، ہسپتال اور صدیاں پرانی لائبریریاں جلا کر راکھ کر دیں۔ علم و حکمت کا عظیم مرکز بیت الحکمت تباہ کر ڈالا گیا۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں اور تعفن اس قدر پھیل گیا کہ ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانا پڑا۔ سقوط بغداد کے ساتھ ہی 500 سالہ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس قتل عام کے بعد شہر میں بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑیں، کیونکہ سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر تھے اور پینے کا پانی لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے زہریلا ہو چکا تھا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ یہ وبائیں منگول اپنے ساتھ ایشیا سے نہیں لائے تھے، بلکہ یہ محاصرے کی خوفناک حالت، بھوک اور آلودگی کا نتیجہ تھیں۔ اس تباہی کے بعد عراق کا صدیوں پرانا اور پیچیدہ نہری نظام، جو ایک مضبوط مرکزی حکومت کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، مسلسل عدم توجہی کے باعث برباد ہو گیا۔ بغداد کی آبادی اور خوشحالی کو جو دھچکا لگا، وہ پھر کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ ہلاکو خان کے اس طوفان کو بالآخر مملوک سلطان سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرز نے فلسطین کے شہر نابلس کے قریب عین جالوت کے مقام پر روکا، جہاں منگول سپہ سالار قطبغا مارا گیا اور منگولوں کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی۔ لیکن بغداد، جو کبھی دنیا کا روشن ترین چراغ تھا، اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے مدھم پڑ گئی۔ سقوط بغداد محض ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ اسلامی تاریخ کے سنہری دور کے خاتمے کی وہ دردناک داستان ہے جس کی بازگشت آج بھی دجلہ کی لہروں میں سنائی دیتی ہے۔